जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 29 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि खान सर द्वारा लिया जा रहा है। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे पहले कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। कह रहा है, विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका में स्थित पंपास, जो कि गलत है। अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान है? एक सवाना घास का मैदान है, ये तो गलत है। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है, इसको समझिए, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? ये एक पृथ्वी का आकार है, ये विषुवत रेखा है। ये क्या है? देखिए, ये क्या है? विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है, ये ऊपर कर्क रेखा है, ये नीचे मकर रेखा है। और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ हल्का शीत भी पड़ती है प्लस गर्मी भी पड़ती है, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल सकते हैं? शीत को शीत प्लस उष्ण, गर्मी को क्या बोलते हैं? उष्ण। तो क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। शीतोष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। बताइए, इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। जो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। कर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्यारी गेहूं की फसल के लिए सर्वोत्तम है। बिल्कुल सही है। प्रेरी घास का मैदान जो कि अमेरिका में पड़ता है, इसलिए इन्हें गेहूं का टोकरी या ब्रेड ऑफ बास्केट कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आप जानते होंगे, अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तापी नदी पूर्वी सतपुरा रेंज से निकलती है। गोदावरी त्रयंबकेश्वर से निकलती है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। चलिए, विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, जल डमरू मतलब बोलिए तो जल संधि। दक्षिणी स्पेन और उत्तरी मोरक्को, आप जानते होंगे, दक्षिणी स्पेन जो कि यूरोप में पड़ता है, और मोरक्को जो कि अफ्रीका के बीच वास्पोरस जल डमरू में, जो कि गलत है। क्या करता है? ये गलत है। स्पेन और मोरक्को के बीच वास्पोरस जल संधि नहीं है। तुर्की के यूरोपीय और एशियाई हिस्सों को अलग करने वाला जिब्राल्टर जल संधि, जो कि गलत है। इसको अलग करने वाला, तुर्की और यूरोपीय एशिया को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? वास्पोरस जल संधि है, ध्यान रखिएगा। मलाया प्रायद्वीप, जो कि आसियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। आसियान के 10 देश में ही एक जगह का नाम है मलाया को ही मलाया प्रायद्वीप और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित मलक्का जलडमरू संधि, जो कि ये क्या है? मलाया प्रायद्वीप है, और ये सुमेत्रा, इन दोनों के बीच कौन सा जल संधि है? मलक्का जल संधि है। कौन सा जल संधि है? मलक्का जल संधि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि देखिए कितना नंबर होगा। कह रहा है, इनमें उपयुक्त कथनों में से कितना सही है? तो केवल 1 सही है। क्या हो जाएगा? केवल 1। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक तरंगे को बोले तो पी तरंगे, जो भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र होती है और भूकंप मापी पर सबसे पहले दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। द्वितीय तरंगे, एस तरंगे तरल पदार्थ और गैसों से नहीं गुजरती है। बिल्कुल सही है। लिक्विडिटी और गैस से नहीं गुजरती है। बिल्कुल सही है। द्वितीय तरंगे, एस तरंगे भूकंप के केंद्र के निकट विकसित होती है, जो कि गलत है। तो सही सतही तरंगों, एल तरंगों को उनकी लंबी तरंगदैर्घ्य के कारण, जिसकी लेमडा जो होती है वेवलेंथ सबसे अधिक होने के कारण अवधि की तरंगे भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या केवल कितने कारण निम्नलिखित उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए, कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3, 1 और 2, बताइए क्या हो जाएगा? केवल 1 कथन। क्या देखिए, यहाँ क्या है, ध्यान दीजिएगा, नीचे देखिए क्या है। एक तो ये हो गया, 2, 4, 1, 2, 4, देखिए कहाँ मिलता है? 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संबंध में
संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार कीजिए, पहचान कीजिए। 17वीं शताब्दी में अरेबिका कॉफी को कर्नाटक की बाबा बुदन गिरी पहाड़ी श्रृंखला के उत्पादन हेतु लगाया गया था। बिल्कुल सही है। कर्नाटक और केरल दोनों मिलाकर भारत के 2/3 से अधिक उत्पादित करता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। भारत में तीसरा सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि गलत है। यहाँ हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा आपका। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। तो ऑप्शन कह रहा है नीचे दिए गए कुट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो बताइए 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य और पूर्वी, क्या कर रहे हैं? मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होने से वैश्विक हवा मौसम के पैटर्न को प्रभावित करने वाली आवधिक जलवायु घटना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको समझिए क्या कर रहा है। ठीक, ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। ये विषुवत रेखा है। क्या है? ये विषुवत। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा क्या होती है? गर्म होती है। उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की जलधारा, पूर्वी, और नीचे जानते होंगे अंटार्कटिक महाद्वीप है। अंटार्कटिक महाद्वीप से जो हवाएं आती है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा को ठंडी कर देती है और इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। दक्षिणी प्रशांत प्रवाह फिर इधर जो चलती है इसे कहीं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा यह क्या होती है? जब पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जब गर्म हो जाती है तो इसका तापमान गर्म होने के कारण क्या हो जाता है? तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घट जाने के कारण भारतीय मानसून, जिसके कारण भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाती है। भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाने के कारण यहाँ कुछ जलवायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वायु दाब कम हो जाता है। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है? वायु दाब कम हो जाता है। ठीक, तो जिसके कारण भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ने लगती है। ठीक, भारतीय मानसून क्या कमज़ोर पड़ने, इसी को क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का मतलब होता है जब ठंडी से गर्म में परिवर्तित हो जाना, ठंडी का गर्म में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अल नीनो कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सौर मंडल ट्राइटन, जो कि नेपच्यून का सबसे बड़ा, चंद्रमा कहे तो उपग्रह, इसी को हम बोले तो उपग्रह ही बोल सकते हैं। चंद्रमा किसी के, जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तो चंद्रमा, ठीक, उसी का ट्राइटन नेपच्यून का सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है। बिल्कुल सही। और प्रतिगामी मतलब विपरीत दिशा में विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कूपर बेल्ट, क्या कह रहा है? कूपर बेल्ट कह रहा है कूपर बेल्ट उन बर्फीले ग्रहों के पिंडों का संग्रह है। बिल्कुल सही है। और जो नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करता है। बिल्कुल सही है। बृहस्पति के उपग्रह टाइटन, जो कि गलत है, ये शनि का है। किसका है? ये शनि का उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो बताइए क्या होगा इसमें? कह रहे निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है? तो बताइए 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आप जानते होंगे मुगल बादशाह द्वारा अंतिम सूबेदार नियुक्त कौन था? मुर्शिद कुली खां था। क्या था? मुर्शिद कुली खां था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को संपन्न प्रारंभ किया? जानते हैं कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, जो अंग्रेजों के लिए ये प्रथम युद्ध विजेता के रूप में साबित हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अगर आपको कहेगा अप्रत्यक्ष कहेगा तो आप ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कहेगा तो प्लासी का युद्ध, और प्रत्यक्ष कहेगा तो क्या कहेगा? बक्सर का युद्ध कहिएगा। प्रत्यक्ष कहेगा तो क्या कहिएगा? बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, जबकि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अभी तुरंत बताया कि प्लासी का युद्ध, जो कि कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था प्लासी का युद्ध, जिसमें प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि क्या कहता है? सिराजुद्दौला क्या होता था? सिराजुद्दौला मारा गया था। इसमें क्या मारा गया था? सिराजुद्दौला मारा गया था। सिराजुद्दौला क्या मारा गया था? सिराजुद्दौला मारा गया था। किसके कारण? मीर जाफर इससे धोखा कर लिया था। इसका सेनापति का नाम था मीर जाफर।
क्या नाम था? मीर जाफ़र नाम था। क्या नाम था? मीर जाफ़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सही बात है। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला जो था तभी बंगाल का गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था, उसी के द्वारा परास्त हुआ था, प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप जानिएगा रॉबर्ट क्लाइव को, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से सेनानायक कहा जाता है? इन्होंने एक ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने कहा स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? आप जानते होंगे रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। क्लोड एल्किली प्रक्रिया में कौन सा उत्पादन निर्मित होते हैं? क्या कर रहा है? क्लोड एल्किली प्रक्रिया में कौन से उत्पादन निर्मित होते हैं? तो कह रहा है क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हो जाएगा आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको समझिए कैसे होगा आपका ये आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्लोर एल्कली मेटल। एल्कली मतलब क्या होता है? क्षारीय धातु। क्षारीय क्या होता है? एल्कली मेटल, क्षारीय धातु प्रक्रिया के उत्पादन निर्मित। क्लोर कह रहा है तो क्लोर क्षारीय के जैसे हम सोडियम क्लोराइड को NaCl को जलीय विलयन में H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमसे प्राप्त होता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 जो है Cl2 एनोड पे पाया जाता है और NaOH और कैथोड पे NaOH प्लस H2 क्या कहता है? कैथोड पे पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एल्कली मेटल में एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पादन? देखिए यहाँ आपको क्लोरीन निकल रहा है, NaOH निकल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन देखिए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को नीचे जाने पर निम्नलिखित में कौन सा नहीं बढ़ता है? जानते होंगे आवर्त सारणी हम मान लेते हैं 1A, ग्रुप ए ले लेते हैं। जैसे लिथियम हेलिना कर रब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो आप जानते होंगे ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। क्योंकि बताइए इसकी कक्षा की संख्या बढ़ने लगती है। कक्षा की संख्या कैसे बढ़ने लगती है बताइए? लिथियम का क्या होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8, 1। यहाँ हो जाएगा लिथियम का कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो हेलिना कर रब से बढ़िया। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। तो ऊपर से नीचे आने पर तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या देखिए बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ भी बढ़ेगा। पोटासियम का क्या होता है बताइए? जैसे देखिए बोलिएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटासियम। बताइए कितना होता है? बताइए तो 19 होता है। पोटासियम का कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। तो देखिए 3 3 6 3 9 12 12 6 18 18 19 होता है। पोटासियम का कितना होता है? 19। देखिए 2 8 8 8 8 16 2 18 1 19। देखिए 19 हुआ। बताइए यहाँ पहली कक्षा 3 थी, यहाँ क्या हो गया? 4। तो बताइए तो KLM यहाँ KLMN 4। देखिए तो इसकी परमाणु संख्या बढ़ रही है तो इसका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ऊपर से नीचे आने पर देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। उसके बाद हो गया आपका नंबर ऑफ सेल, कक्षा की संख्या बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल कक्षा की संख्या बढ़ती है। ठीक, नंबर ऑफ सेल कक्षा की संख्या बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। और संयोजकता क्या होता है? समान रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका समान होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और वैलेंसी दोनों क्या होता है? समान होता है। ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होता है? घटता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी घटता है। और एफिनिटी भी क्या होती है? इसकी एफिनिटी भी घटती है। एफिनिटी भी इसका क्या होता है? घटती है। एफिनिटी भी क्या होता है? घटती है। ठीक, अब कह रहा है
धात्विक गुण इसका क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। तो आवर्त सारणी किस समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता, बताइए। परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, संयोजकता बराबर रहता है, ना कि बढ़ता है। किसी तत्व की कोषों की संख्या बढ़ता है लेकिन ये संयोजकता नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, बताइए। आप जानते होंगे एन कोषों की अधिकतम संख्या के बराबर होता है 2n²। आप जानते होंगे ये फार्मूला। तो अधिकतम कोष का एन कक्षा में, तो देखिए KLMN, बताइए। इसके लिए n बराबर 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। तो n बराबर 4 दीजिए। तो देखिए 2 × 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 2 × 16 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कह रहा है नाइट्रोजन NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। आप जानते होंगे NH4 को अमोनियम प्लस कहा जाता है और NO3 को NO3 नाइट्रेट कहा जाता है, जिसपे माइनस चार्ज होता है। अमोनियम पे NH4 प्लस चार्ज होता है। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, 14 प्लस हाइड्रोजन का 4 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा बताइए। आप बताइए 80 हो जाएगा। जोड़िए 8 4 12, 12 4 18, 18 8 4 12, 12 4 18, 18 4 12, 8 4 12, 12 4 16 होता है ना, 16 4 20, 20 के 0 हाथ रहल 2, तो 4 1 5, 5 5 1 6 2 8, तो बोले क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 80। आप जानते होंगे कि 80 में कितना नाइट्रोजन, 80 में नाइट्रोजन की मात्रा कितना, 14 14 दूनी 28। 80 में 28 है, एक में कितना होगा बताइए, 28/80 हो जाएगा। 28 बटे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 28/80। देखिए आप जानते हैं कि 80 में कितना है, नाइट्रोजन की मात्रा 28 है, एक में कितना होगा, 28/80 हो जाएगा। आप जानते हैं कि कोई अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर हम क्या करेंगे, 28/80 गुना 100 कर देंगे, तो 100 0 0 कट जाएगा। बताइए 0 0 कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 पंचे 10, 7 पचे 35। कितना परसेंट हो जाएगा, 35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। कर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 वोल्ट, आप वोल्टेज को V से डिनोट करते होंगे, 3.0 MV मिली वोल्ट है, और होने पर उससे 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित। एम्पियर को I से डिनोट किया जाता है, तो अब 15 MA मिली एम्पियर हो गया। और इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा, आप जानते होंगे कि V बराबर I × R होता है, तो R बराबर V/I होता है। हमको प्रतिरोध निकालने का रहा है, तो क्या है 3.0, तो 3 मान लीजिए, और 15, तो ओम मीटर मिली कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो बताइए 5 से भाग दीजिएगा तो 0.2 आएगा। इसमें से 0 पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप इसका ऑप्शन इसका सभी ऑप्शन गलत है, तो आप ध्यान दीजिएगा 0.2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.2 ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या की एक अवतल दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितना होगी। आप जानते होंगे अवतल दर्पण धंसा हुआ दर्पण होता है। अवतल दर्पण का क्या होता है, धंसा हुआ दर्पण होता है। ये इसके क्या होता है, ये पोलर होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ये P होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है ये, और कर्वेचर होता है। कर्वेचर के बीच की आधी दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आप बताइए 100 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या दे रखा है, तो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र, बताइए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना होगी, उतना ही हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंगें 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर कितना दिया है, 500 हर्ट्ज दिया है। V बराबर जानते हैं कि n × लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 500 और तरंगदैर्घ्य की मात्रा 0.4 दिया हुआ है। आप पॉइंट जब डिनोट करेंगे तो क्या आएगा, उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नीचे में 0 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 आया। अब बताइए ये क्या निकला, हमको वेग निकला, वेलोसिटी निकल गया, और दूरी दिया हुआ है। तो आप जानिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे
चाल, तो दूरी कितना हो गया 600। अभी आपको निकाले कि 500 में गुना कर दीजिए 0.4, तो पॉइंट हो जाएगा 10, 0 कट जाएगा, 5 चौके 20, तो आप क्या हो जाएगा 200। डबल जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2 दूतिया 6, तो बताइए 3 सेकंड निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है। आप कह रहा है u एक वस्तु है, किसी वस्तु को हम u वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, कितने वेग से, u वेग से हमने फेंका, और कह रहा वह अधिकतम ऊंचाई तक, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाती है, और मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने पर जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है 0, अंतिम वेग 0 हुआ, तो h का मान ज्ञात करने का कार्य। आप जानते हैं कि ये जो जा रहा है हम ऊपर की ओर फेंके तो ये विपरीत, पृथ्वी के विपरीत दिशा में फेंके, तो इसलिए h बराबर क्या था u² माइनस 2gh हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा। जानते हैं कि u का मान हमें पता नहीं है, h का मान हमको पता नहीं, u का मान h बराबर क्या होता है h बराबर u² माइनस 2gh होता है, तो h बराबर u² माइनस 2gh होता है, तो क्या v² बराबर क्या होता है u² माइनस 2gh होता है, v² बराबर होता है दोस्तों, h बराबर नहीं, v² बराबर u² माइनस 2gh। अभी आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, इस पर 0 हो गया, तो 0 हो गया, ठीक। u² माइनस 2gh होगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि पृथ्वी के विपरीत दिशा में फेंका गया है, इसलिए ऊपर की ओर फेंके हैं तो माइनस लगा, अगर नीचे की ओर बॉल आती तो क्या होता, प्लस हो जाता थी। ध्यान दीजिएगा, ठीक, ऊपर की ओर हमने फेंका है, तो बताइए 2gh को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और u² हो जाएगा। हमने u² बराबर हम क्या h बराबर निकालेंगे, h हमको हाइट पूछा गया है, h का मान ज्ञात कीजिए। h बराबर क्या हो जाएगा u², और गुना में तो कहाँ चलेगा, भागा में चले जाएगा। आप जानते हैं कि h बराबर u² अपॉन 2g हो जाएगा। जब हम अगर u वेग से किसी भी वस्तु को u वेग से फेंकेंगे और वह पूछता है अधिकतम ऊंचाई पूछेगा, आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं, h बराबर u² अपॉन 2g, ठीक। तो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या होता है u² अपॉन 2g हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा। कह रहा है पृथ्वी पर वस्तु का भार चंद्रमा के इसके भार का कितना। आप जानते हैं कि पृथ्वी का भार W है, तो चंद्रमा पर जाने पर W/6 हो जाता है। उसी तरह तो पृथ्वी पर आने पर चंद्रमा का भार पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, कह रहा पृथ्वी पर वस्तु का भार चंद्रमा के किसके भार का कितना होगा, 6 गुना हो जाएगा। W/6 है तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्य शून्य होने की स्थिति में। आप जानते हैं कि W बराबर Fs इंटू कोस थीटा होता है। आप जानते हैं कि अगर बल लगाएंगे तो इसका वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। अगर वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं होगा तो आप जानिए कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, जब 90 डिग्री पर तो किया गया कार्य जब 0 होगा, तब जब हम बल लगा रहे हैं कोई वस्तु गति नहीं कर रहा है तो वहाँ किया गया कार्य 0 हुआ, तो इसका मतलब उसके बीच का डिग्री कोण कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री। आप जानते हैं कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। बताइए F इंटू एस, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो F इंटू एस गुना 0 तो क्या इक्वल टू 0। तो बताइए कितना डिग्री का कोण लेना पड़ता है, 90 डिग्री से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि राज्य की विधानसभा की जो कि गलत है, राज्य के मुख्यमंत्री की जो कि गलत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है राज्य की, जो कि ये भी गलत है, राज्य की नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कर अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। अधिकारों को मूल अधिकार का ये संविधान में उल्लेख, हमें से प्रारंभ में ही हमें संविधान में ही इसको उल्लेखित किया गया है मूल अधिकारों को, ठीक। ये प्रजातांत्रिक होता है, जो कि गलत। ये लोक कल्याणकारी DPSP होता है, डायरेक्ट DPSP होता है। क्या होता है, DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को क्या बोलते हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, लोक कल्याण यह व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं, मूल अधिकार के विरुद्ध संसद कानून नहीं बना सकते, बिल्कुल सही है। 1 4 5 हो जाएगा। बताइए 1 4 5 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। सर्वसम्मति मतलब कहता है सभी के सहयोग से किसे निर्वाचित किया गया था। आप जानते हैं कि भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति क्या थे, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे और प्लस में निर्विरोध चुने गए थे। और ये क्या थे, 6ठे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए कैबिनेट में सम्मिलित होते, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते, ऑप्शन नंबर बी
बी हो जाएगा। चलिए, संसद में बजट को पारित होने के लिए विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित। सबसे पहले बजट को प्रस्तुत करना, बजट को क्या करना, संसद में बजट को पेश करना, ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा नंबर हो जाएगा बजट को प्रस्तुत करना। दूसरा नंबर हो जाएगा बजट पर बहस करना, बजट पर बहस नहीं दिया। तीसरा नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विभागीय समितियों द्वारा जांच करना, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही है, विभाग समितियों द्वारा जांच करना। उसके बाद क्या हो जाएगा, विनिवेश विधेयक का पारित होना, बिल्कुल सही है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव लाना, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद वित्तीय विधेयक का पारित होना, वित्तीय विधेयक का पारित होना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3। देखिए दोस्त किधर है, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। क्या कह रहा है, कर प्रस्ताव कह रहा है, आप याद रखिएगा वित्तीय विधेयक होता है। वित्तीय विधेयक जो होती है अंतिम रूप से विधेयक पारित हो जाए, जो वित्तीय विधेयक अंतिम रूप से पारित हो जाती है उसी में कर प्रस्ताव को निम्न में से किस में निहित किया जाता है, वित्तीय विधेयक में निहित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किस सामान्य बिल को अपनी, आप जानते हैं राज्यपाल जो किसी सामान्य बिल को आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल किसके तहत, 200 के तहत अपनी सीमा, ये किसी बिल को रोक सकता है, उसको रोक सकता है, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, रोक भी सकता है, उसे वापस भी कर सकता है, तो उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट, आप जानते हैं मांग जो निर्दिष्ट इसको किसको बताता है, प्राइस को बताता है। प्राइस मांग को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, प्राइस मांग को दर्शाता है। तो आप देखिए किसी विशिष्ट उस वस्तु की इच्छा, जो कि गलत है, इच्छा के अनुसार होता है, लेकिन मेन फोकस किसके करना है, प्राइस पे, ठीक, गलत है। उस वस्तु की आवश्यकता, ये भी गलत। उस वस्तु का मांग गया परिणाम, ये भी गलत। किसी विशिष्ट समय अवधि के लिए, जानते हैं आप, किसी विशिष्ट समय अवधि के लिए दौरान किसी निश्चित कीमत, आप बताएं अभी तुरंत प्राइस पर मांगेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में कोई विशिष्ट पर पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर आरोपित होगा। कह कंज्यूमर पर पूरी तरह आरोपित होगा, तो आपूर्ति में, अप्लाई सप्लाई पूर्णतः लोचशील हो, क्या हो, लोचशील हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब लाए। आप जानिए कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से क्या थी, 1961 थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1967 थी। 1961 से क्या थी, 1961 से 1966, 1961 से 1966 हो जाएगा। आप जानते होंगे कि 67 हो गया, 68 हो गया, और 66 67 68, 66 67 68 जो थे, ये तीनों क्या हो गया, अवकाशित घोषित किया गया था। और ठीक उसके बाद 1969 से 1974 हो जाएगा, 1969 से 1974। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 साल के लिए हुई थी, 1974 से 1978। कहाँ तक, 1978, इस साल इसके दौरान मृत्यु हो गई थी किसी का, ठीक, 1974 से 19। 5वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1974 से 1978, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही कह रहा है। इस योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है, बताइए आप, विद्वान उस समय में, बेरोजगारी उस समय विद्वान किया जाता है जबकि मजदूरी काम करने के लिए तो व्यक्ति इच्छुक है, और उसके अनुसार उस काम करने के लिए व्यक्ति की इच्छुक है, लेकिन उसके अनुसार उसको रोजगार नहीं मिल पाता, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहता है। बताइए कह रहा है वे किसी डिग्री धारक, जो कि गलत है, डिग्री धारक के लिए शिक्षित बेरोजगारी आता है। डिग्री धारक में कौन सा आता है, शिक्षित बेरोजगारी आती है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुरूप काम नहीं मिलता, ये भी गलत है। लोग प्रचलित मजदूरी को दर से कम मजदूरी पर कार्य करते हैं, ये भी गलत है। कह रहा है प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक है, सही बात है। काम प्रचलित जितना सरकार मजदूरी दे रही है उस पर काम करने के लिए व्यक्ति इच्छुक है, और जो रोजगार नहीं मिलता उसी को क्या करते हैं, बेरोजगारी उस समय विद्वान कही जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वर्ष में प्रति 100 वर्ष, जो कि गलत है। आप जानते होंगे कि शिशु व मृत्यु दर जो घोषित किया उसका चार्ट जो होता है 1000, क्या कह रहा है, 1000 जन्म पर 1000 एक वर्ष में 1000 शिशु का जो जन्म होता है, उससे एक वर्ष से अगर किसी शिशु का पहले मृत्यु हो जाती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं,
कह रहा है किसी विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति जीवित जन्म शिशुओं की संख्या, बोले अभी में से एक वर्ष या उससे कम उम्र में 1000 में से किसी एक वर्ष या उससे कम उम्र में किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, उस संख्या को मृत्यु शिशु दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 36 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। आप जानते हैं पाइवोट संधि, पाइवोट संधि को पाइवोट संधि को खूंटी संधि कहा जाता है। पाइवोट संधि को क्या कहा जाता है, खूंटी संधि। खूंटी संधि को क्या कहते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए इस कांटे को हमने गाड़ दिया और इसको हिलचा दिया। हिलचा देने का मतलब ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ये कांटी है, ये कील है, इसको मैंने जमीन के अंदर गाड़ दिया और थोड़ा सा इसको हिला डुला दिया और इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जैसे आप जानते होंगे गर्दन, गर्दन को आप हल्का ऊपर भी उठा सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इधर भी बाएं भी कर सकते हैं, दाएं भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हो गई आपकी, भी बैकबोन होगी, जैसे अंगूठा हो गया, आप चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो मतलब ये कह रहा है पाइवोट संधि, खूंटी संधि, मतलब ये क्या करती है, एक दिशा में गति करने वाली है, एक दिशा में गति करने वाली, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बताइए, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है, बिल्कुल सही। अचल संधि, अचल संधि मतलब जो चल नहीं सकती, जैसे दांत, क्या आपका चल सकता है, जैसे खोपड़ी, क्या आपका चल सकता है, एक ही दिशा में गति करती है, गलत है, तो ये चल नहीं सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में होगा, 4 में होगा, अभी नहीं है यहाँ। कंदुक, कंदुक या खालिका संधि, कंदुक या खालिका संधि क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, कंदुक या खालिका को देखते हैं एक बार। कह रहा है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, क्या कह रहा है, बॉल एंड सॉकेट। थोड़ा सा देख लीजिए, कंदुक खालिका संधि को क्या कहता है, बॉल एंड सॉकेट इंग्लिश में कहा जाता है। आप जानते होंगे कि एक खाली जगह है, उसमें अगर हम बॉल को फंसा देते हैं तो बॉल एंड सॉकेट होता है, जो चारों दिशाओं में मूवेबल आसानी से हो जाता है। तो बताइए कंदुक खालिका संधि सभी दिशाओं में मूवेबल है, सही बात है। पाइवोट संधि अभी आपको बताए, पाइवोट संधि जो होते हैं गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है, ठीक है। और अचल संधि जो चल नहीं सकती है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। और एक दिशा में गति कौन कर सकता है, एक दिशा में गति करता है, जैसे हिंग संधि, हिंग संधि जो होता है एक ही दिशा में गति कर सकती है। आप जैसे हाथ, कोहिनी को देखिए, कोहिनी को आप एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, ना कि उसके नीचे दिशा में मोड़ नहीं सकते, उसके विपरीत नीचे में नहीं मोड़ सकते, बिल्कुल ठीक। तो क्या हो जाएगा, अचल संधि जो, अचल संधि जो चल नहीं सकती, जैसे दांत हो गया, खोपड़ी हो गया, ये सब आपकी चल नहीं सकती है। और एक दिशा में गति करने वाली संधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, हिंग संधि कहते हैं, ठीक। देखिए, चलिए देखिए, मिला लीजिए। तो डी नंबर कह रहा है गति न करने वाली संधि। तो आप गति न करने वाली संधि क्या हो जाएगा बताइए, डी। गति न करने वाली संधि को क्या बोला जाता है, क्या कहता है, गति न करने वाली संधि को हम क्या बोलते हैं, अचल संधि कहते हैं, जिसको अचल संधि कहा जाता है, ठीक। आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए। देखिए मिला लीजिए, एक बार मिला ही लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। ए का क्या हो जाएगा बताइए, ए का क्या होगा बताइए, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अचल संधि, अचल संधि जो चल नहीं सकती है, तो ए, बी का क्या था, 4 दिया हुआ था, बी का 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है फिक्स्ड अचल संधि को बता दिया। कंदुक खालिका संधि, बॉल एंड सॉकेट क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद डी का क्या हो जाएगा बताइए, डी का 2 3 1 दे दिए, तो उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 3 1, इसके बाद 2, हाँ बी 2 4 1 दे दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो आप बताइए, 1 का 2, बी का 4, सी का 3, 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलने से रोकने में सहायक है, और मानव हृदय को इस बंटवारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको समझिए क्या होता है। जानते हैं ये हृदय है, हृदय को 4 भागों में बांटा गया। ये दायां लिंद हो गया, इसको बोलते हैं राइट एट्रिकम, राइट एट्रिकम। दायां लिंद, इसको दायां लिंद बोलते हैं, इसको दायां लिंद दायां नीले बोलते हैं।
बायां एलिन बायां नीले बोलते हैं। ठीक, तो आप जानते होंगे तो जो ऑक्सीजन जो आती है ये कहाँ जाती है, यहाँ ब्लड जो आती है, ब्लड कहाँ आ जाएगा, दायां एलिन से, फिर दायां नीले में जाती है, दायां नीले से कहाँ जाती है, फेफड़ा 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 से ऑक्सीजन लेके कहाँ आती है, बायां नीले, बायां एलिन से फिर कहाँ जाती है, बायां नीले से पूरे शरीर में पंप कर देती है। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है मानव हृदय का दायां भाग, अभी आपको बताया दायां भाग ऑक्सीजनीकृत होता है, जो कि गलत है। दायां भाग में क्या होती है, ब्लड आती है, दायां एलिन में क्या आती है, ब्लड आती है, और फिर दायां एलिन से दायां नीले में जाती है, दायां एलिन से दायां नीले में जाने के बाद कहाँ जाती है, फेफड़ा, फेफड़ा से बायां एलिन से बायां नीले में जाके पूरे शरीर में वो पंप करती है। जब इस तरह का बंटवारा शरीर की उच्च दक्षतापूर्ण, सही बात है, हमें उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक, इनमें से कौन सा कथन से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल दो सही है। ठीक, मानव उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप जानते होंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है। किडनी वृक्क की रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों का अलग करने का काम करती है। आप जानते होंगे कि लीवर जो होता है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और क्या करता है, किडनी उसको नाइट्रोजनीकरण करके उसको उत्सर्जित पदार्थ को अलग करता है। नाइट्रोजन को क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ को हमारे यूरिन से बाहर निकाल देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन सिद्धांत निस्पंदन फिल्ट्रेशन यूनिट्स का उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। वृक्क द्वारा प्रारंभिक निस्पंदन बचे हुए पदार्थों का पूरा रीअब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों से कथनों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा कथन, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया जो देखने को मिलती है, ये कहाँ देखने को मिलती है, मेरू रज्जु बोले तो स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड, CHORD कॉर्ड आप जानते होंगे कि स्पाइनल कॉर्ड ये जैसे ये ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन है, मस्तिष्क है ये ब्रेन, और ये ब्रेन से क्या होती है, ढेर सारे स्पाइनल कॉर्डें जुड़ी हुई थी, ढेर सारे नसें जुड़ी हुई थी, 31 जोड़ी नसें जुड़ी हुई थी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी नसें जुड़ी हुई रहती है। 31 जोड़ी, कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी नसें जुड़ी हुई थी। इसी स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रति रिफ्लेक्स एक्शन करता है। जैसे आप जानते होंगे कि कोई भी वस्तु अगर हमारी ओर आती है, तो इसको कौन तुरंत के अति करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया जो होते हैं तुरंत आक्रामक हो जाता है, और उससे बचने से हमें मदद करता है। तो पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरू रज्जु मस्तिष्क को ले जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है, बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि तंत्रिकाएं मेरू रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाली, अब मस्तिष्क जो है मेरू रज्जु से जुड़ी हुई होती है, किससे जुड़ी होती है, मेरू रज्जु से जुड़ी होती है, एक बंडल के रूप में। जानते हैं कि मोटा गर्दन जो है एक बंडल के रूप में काम करता है, उसमें बहुत से नसें ब्रेन को पहुंचाती है, जुड़ी रहती है। प्रतिवर्ती क्रिया चाप मस्तिष्क में होता है, जो कि गलत है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है मस्तिष्क में नहीं होता है, न्यूरॉन में होता है। कहाँ होता है, प्रतिवर्ती क्रिया न्यूरॉन नेटवर्क की अपेक्षा, न्यूरॉन में नहीं, न्यूरॉन क्या रहा, न्यूरॉन नेटवर्क मतलब न्यूरॉन सेल की अपेक्षा कहाँ सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक अपेक्षाकृत कहाँ देखने को मिलता है, मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, 1, 3 तो सही है। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको ध्यान रखना होगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाचन में लार की भूमिका क्या होती है, आप जानते होंगे कि मुंह में सलाइवरी ग्लैंड के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जो क्या करती है, 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है, जो हमारे स्टार्च का पाचन करती है। आप जानते होंगे किसी अनाज का ऊपरी भाग को चोकर के रूप में प्राप्त होता है, जो अनाज का ऊपरी भाग जो होता है स्टार्च कहलाता है, जो चोकर के रूप में हमें उसे जब खाते हैं, चोकर के रूप में जब हमें प्राप्त करते हैं, तो स्टार्च उसको क्या करता है, पाचन करता है और विखंडित कर देता है। विखंडित मतलब छोटे छोटे रूप में तोड़ देता है। तो भोजन में उपस्थित स्टार्च जबकि जानते हैं LAT लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, और लाइपेज किसका करता है, लेट ट्रिप्सिन LAT ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, आप जानते हैं प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक,
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये ऑप्शन नंबर ए सही है। भोजन को चिकना बनाने, आप जानते होंगे कि भोजन जब चिकना नहीं होगा तो अंदर जाने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लार क्या करता है, उसको बढ़िया तरीके से मिला देता है और गीला करा देता है। गीला कर देने और चिकना बना देने के कारण, सब चिकनी सतह बना देने के भोजन को निगलने में आसानी होती है। वसा के पाचन का आरंभ करना बहुत सही है। वसा को भी पाचन का आरंभ कर देती है कौन, स्टार्च। मौखिक स्वास्थ्य का प्रबंधन और दांतों की सुरक्षा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 4 सही है, बिल्कुल सही। ये मौखिक स्वास्थ्य, आप जानते होंगे कि कहीं खाने वक्त अगर आप खाते होंगे तो खाते खाते अगर आपका दांत कहीं अंदर का मसूड़ा भाग दबा जाता होगा, चमड़ा दबा जाता है तो देखते होंगे कट जाता है, उससे ब्लड निकलने लगता है। कुछ दिन बाद वो लार क्या करती है, उसी को घाव को कुछ दिन के बाद पुनः ठीक कर देती है, मतलब दांतों की भी सुरक्षा करती है और मौखिक स्वास्थ्य का भी प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर का, अब किस देश में रुपे अवार्ड कार्ड शुरुआत की होने जा रही है, आप जानते होंगे श्रीलंका और मॉरिशस, दोनों जगह। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, श्रीलंका की राजधानी वर्तमान श्री जयवर्धनेपुरम है। तो ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली का योजना का उद्देश्य क्या, अब ये 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। इसमें सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा जिससे सरकार सब्सिडी इसमें प्रदान करती है, जो कि इससे जो भी बिजली लगा इसको मुफ्त में प्रदान किया जाता है, एक तरह से समझ लीजिए। तो विश्व की पहली हवाई टैक्सी, मतलब हवाई टैक्सी का मतलब हो गया आपको, जैसे हम लोग अभी टैक्सी जो करते हैं, जैसे ये एक जगह से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं उसी को टैक्सी, तो हवाई टैक्सी मतलब हवाई टैक्सी प्रदान करने वाला। जैसे मान लें आप वायु मार्ग के द्वारा भी हम लोग सब क्या यात्रा कर सकते हैं, जो कि यूएई है। कौन हो जाएगा, यूएई हो जाएगा आपको, यूएई। चलिए, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब जो है, आप ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। फिनलैंड और रूस के बीच कौन सी रेखा पड़ती है, मैननहीन लाइन। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है, नया वर्किंग लॉ का अर्थ क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए आप में कोई भी काम में 8 घंटा का ड्यूटी होता है, 8 घंटा का ड्यूटी करने के बाद कोई भी व्यक्ति, आप फ़ोन कीजिए या कुछ भी कीजिए, उसके एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। 8 घंटा ड्यूटी है तो 8 घंटा ही करेगा, उसके बाद कोई काम नहीं करेगा। ये वर्किंग लॉ कहाँ पारित हुआ, ऑस्ट्रेलिया में पारित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल खेलने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के साथ रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, समझौता किया। हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता वाला विरासत स्थल घोषित किया गया, उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। उससे पहले भितरकनिका होगा, सिमलीपाल हो जाएगा, उड़ीसा, और क्या हो जाएगा, गुप्तेश्वर हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या कर रहा है, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी RIL रिलायंस कंपनी हो गई है। पहले देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, जो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, इसलिए इसको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स में 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, ग्लोबल इंडेक्स की बात कर रहा है, 40वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40वां स्थान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका मोटिवेशन, एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है और मेहनत करने का जिज्ञासा जगाता है, इसलिए आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए। 0.9 सेकेंड लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय।